भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीएचएल का पेपर अभी देने वाले हैं। अभी तक जितने लोग पेपर दे करके आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, बात करके पता चला है। वो सारी चीज़ें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे आप जब आज के बाद पेपर देने जाने वाले हैं वो सारा आप अच्छे से पेपर कर पाएँ, बढ़िया से कर पाएँ। देखो इधर उधर की बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं उसमें लोग आकर के अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर दे देते हैं, लेकिन मैं आपको कई सारे स्टूडेंट्स, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक मैंने एक ओवरव्यू लिया है और वहाँ से एक रिव्यू लेने के बाद जो मुझे समझ में आया है वो बात मैं आपको एक फटाफट से स्लाइड्स में समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप जब जाइए सेंटर पर, और तो एक और चीज़, मैं ये नहीं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ ये नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में जाकर के चीज़ें करनी होती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पता तो चल गया है कि यहाँ से टॉपिक से ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, बट फिर भी जाकर के आप परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम्स में। ओके, सो मेरा जो बेस्ट आइडिया आपके लिए रहेगा, जो बेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो सीजीएल भी दे रहे होंगे, सीएचएल भी दे रहे होंगे, उन बच्चों को पता होगा कि सीजीएल के पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रीजनिंग काफी इजी आई थी, और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो बहुत इजी आ रही है रीजनिंग, किसमें, सीएचएसएल में भी। लेकिन बट क्या है ना, एक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये तो देख लेते हैं कि हाँ रीजनिंग इजी आ रही है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और क्वेश्चन नंबर 25 तक वो लगातार क्वेश्चन को करते हुए चले जाते हैं। और इसमें कभी कभी क्या होगा आपका, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आपको लगेंगे कि मतलब थोड़े से ट्रिकी हैं, तो उसमें अगर आप ज्यादा जजमेंटल हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। फिर आपको बाद में जब आंसर की आती है तो आपको लगता है यार मेरे तो 25 में से 25 आने चाहिए थे, या नहीं तो 24 आने चाहिए थे, नहीं तो 23 आने चाहिए थे। पता चलता है आपके दो तीन क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, और इस हिसाब से आप बहुत हजार बच्चों से पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहली बात, हाउ टू अटेम्प्ट। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। मान लो कि आपको रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिखा, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस के गो थ्रू होना जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सारे 25 के 25 एक बारी में लगा दो। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी लगता है, प्लीज उसे छोड़ दो, तुरंत ही छोड़ दो। बिल्कुल टाइम मत लगाना उसमें। जितने इजी क्वेश्चंस दिखते जाएं लगाते जाओ। मतलब मान के चलो 21 से 22 क्वेश्चन डुएबल है ना, उन्हें निपटा दो वो एक बारी में। दो तीन क्वेश्चन जो बचेंगे उन्हें आप छोड़ दो, ठीक है, बाद में आकर के कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी रहने वाली है। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि लगभग 21 से 22 क्वेश्चन आराम से डुएबल है। बाकी के 3 क्वेश्चन उनका ये कहना था कि सर जब हम पूरा पेपर करके ऑलमोस्ट फ्री हुए और ये देखना हमने शुरू किया कि मैथ्स में कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, रीजनिंग में कौन से, तो यहाँ पे जब वापस आए तो हम बाकी के दो से जो 3 क्वेश्चंस थे उसको हमने बहुत आसानी से कवर किया। ठीक है, तो ये एक बढ़िया वे रहेगा। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो मैथ्स के बारे में। देखो भाई, मैथ्स में क्या है, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग में आपको मैंने बता दिया। मैथ्स में क्या है कि 20 से 22 क्वेश्चन, देखो अब मेन बात यह है ना कि 20 से 22 क्वेश्चन कौन सा बच्चा कर पा रहा होगा। पहली बात, उसका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, उसने अच्छे से रिवीजन किया होगा, एग्जाम में जाकर के वो करेगा। अब जैसे जिनको मान लो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, उनका सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं है, वो एसएससी के ट्रेंड से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा 20 से 22 उनको लगेगा कि यार ये आके बंदा कुछ भी बोल रहा है यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, चीजों को अच्छे से वो पढ़ के रिवीजन कर चुके हैं, उनके लिए 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल हो रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं आ रहा पेपर। और बच्चों का ये कहना है कि सर 20 से 22 क्वेश्चन हमने मतलब ठीक ठीक मतलब फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट तक लगभग दो बारी में जब हमने उसको सॉल्व किया तो 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल लगे हमें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो उनको टफ क्या लग रहे हैं, उनको लग रहे हैं जिनकी 3D कमजोर है, यानी मेंसुरेशन 3D, जहां प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, तो इनके क्वेश्चंस मतलब अगर आपने पढ़ रखे हैं पहले और आपको बस लगता है मुझे एक रिवीजन चाहिए सिर्फ, तो प्लीज आप एक बार रिवाइज करके जाना। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि यार मेरे से भी 20 से क्वेश्चन हो जाते, मैं क्या करता हूँ 3D पढ़ लेता हूँ आज, तो प्लीज ऐसा मत करिए। आपको बहुत जल्दी 3D समझ में अगर नहीं आई तो आपके एग्जाम में ना आप बहुत प्रेशर ले लोगे कि यार ये क्वेश्चन तो मतलब मैंने पढ़ा था बट मुझे आता नहीं। हो सकता है आप वहां पे टाइम दे दो फालतू के, और वो टाइम आपका कंज्यूम कर देगा, और हो सकता है आपके आंसर्स ठीक नहीं आएंगे, तो एक क्वेश्चन मतलब आप गलत करने के भी चांसेस रहेंगे। क्योंकि जब आप कहीं किसी क्वेश्चन पे टाइम देते हैं ना, तो आपको लगता है चलो तुक्का ही लगा देता हूँ, अभी में से कोई सा आप तुक्का लगा के चले जाओगे, फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी गिरेगी, और फिर नॉर्मलाइजेशन में भी आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो प्लीज ऐसा ना करें।
एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपने मैथ्स में पढ़े हैं, सबसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक ठीक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अरिथमेटिक का वेटेज अच्छा है, बढ़िया पूछा जा रहा है सवाल। और मतलब चाहे वो मतलब CI हो या फिर SI हो, मतलब कोई सा भी हो, ठीक है, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, ठीक है, ट्रिगो हो गई, ये सारी जो चीजें आ रही हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आ रहे, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, गुड बोलेंगे, ठीक है। एकदम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत लल्लू लल्लू सवाल आ रहे हैं। देखो अब टीचर्स का क्या है ना कि टीचर्स आकर के वो मतलब वो अब मैथ का टीचर तो मैथ के आके खूब अच्छे से बोल देगा, यार मेरा पढ़ाया हुआ सारा मैथ्स में आ रहा है। देखो भैया, बात ये है ना कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस गुड है, लल्लू नहीं है, ठीक है। जो पेपर में बच्चे बैठते हैं वो बताते हैं कि सर हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, हमें पता है ना। तो आप ऐसे आकर के कुछ भी मत बोलिए बहुत ईजी था पेपर, बहुत ईजी नहीं, गुड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, अगर आपको आते हैं आप कर ले जाओगे, ठीक। अब बात कर लेता हूँ कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी इसमें क्या रहने वाली है। एज इट इज आप कम से कम मान लो कि स्टार्टिंग के 12 से 15 क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए। जो बाकी के क्वेश्चंस आपसे लगते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इंग्लिश पे जाओ, GS पे जाओ, लौट करके आओ, वापस इस पे करना, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर आपसे 22 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, 22 क्वेश्चन आपने 2-3 अटेम्प्ट में कर लिया मैथ्स, तो प्लीज अगर 3 क्वेश्चन आपको अच्छा, क्वेश्चन करने के तरीके क्या, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जैसे लास्ट में लोगों को लगता है कि मेरे अटेम्प्ट्स कम रह गए, लोगों को लग रहा है कि यार मैं तो अभी 70 पे हूँ, 72 पे हूँ, कोई तो 80 कर रहा होगा, कोई 90 भी कर रहा हो। देखो भाई, सबकी अपने अपने लेवल की तैयारी है, सब अपने अपने लेवल पे करते हैं। अगर आप दूसरे से कंपेयर करके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा तो ना सोचें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है मेरे को लगाना है भाई, मैं मतलब करके आऊंगा, मैं भी मैथ्स में 22 नहीं मैं 24 करके आऊंगा, तो 2 क्वेश्चन जो आप लगा रहे हो ना, प्लीज उसमें ना थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ऐसे नहीं कि आपको लगा और जय हिंद जय भारत अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पोचे माता दी लगा दूं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको ये पहचानना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर बहुत हार्ड है तो फिर तो तुक्का बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। एक मॉडरेट लेवल का अगर क्वेश्चन है तो आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए, उसके रूल्स वगैरह थोड़े मोड़े अगर आपको पता होंगे, तो आप उसको अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करना। उसमें आप अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि किसी का मल्टीपल वगैरह हो सकता है, या किसी भी तरीके से अगर आप उसके अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच जाएं कि इसका पॉसिबल आंसर इन चारों में से क्या हो सकता है, या फिर आप ऐसा पहुंच पाए कि इसमें से ये 3 आंसर्स तो नहीं हो सकते, अगर आप ऐसा एलिमिनेट कर पाए तो ही आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, नहीं तो मत करिएगा। चलो अब आगे बता देता हूं मैं आपको GS GK का। तो देखो भाई, GS GK का क्या सिस्टम है। GS GK का तो वही सिस्टम है कि अगर आप मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक ठाक, तो आप क्या करिए ना, 10 से 15 क्वेश्चन, बच्चों का कहना है कि वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस मतलब वो ठीक ठीक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जिनके मतलब एवरेज मैं बता रहा हूँ, जो अच्छे नहीं है, अच्छे वाले तो आपको पता है वो 20 प्लस तो मतलब करते ही है ना, 18 से 20 क्वेश्चन उनके वो कर जाते हैं आराम से। तो जो 10 से 15 के बीच की रेंज है, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो ठीक है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना एग्जाम में। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ 10 से 15, कि आप एग्जाम में गए, मान लो आपको 8 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, आपको लगेगा यार बंदे ने तो बोला था 10 से 15 के बीच में आएगा, सर ने बोला था, अभी 10 तो मेरे को आ नहीं रहे। तो ऑब्वियसली कि ये जो 10 से 15 है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 10 ही आते रहे होंगे, 2 से 4 क्वेश्चन वो तुक्का मार के आए होंगे भाई, ऐसे ही आके सारे बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 8 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2-4 क्वेश्चन का आप तुक्का ले सकते हो, लेकिन तुक्के का मतलब ये नहीं कि बस वही आंख बंद करके, आपको एलिमिनेशन सीखना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एलिमिनेशन नहीं सीखा है तो आप एलिमिनेशन सीखो आराम से। अब ये तो फेज जो गुजरेगा गुजरेगा, इसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको वहां पे क्या करना है, तुक्का लगाना तो सोच समझ के लगाना, कहने का है मतलब, ठीक है। और अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई अटेम्प्ट्स में यही करना है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि उनको 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में चीजें आ रही हैं, उन्होंने लगाया, बाकी वो लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, एक टाइम आ रहा है उनको पता चला उन्होंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं GS GK में, और उन्हें आते कितने थे, 7 से 10। मुझे बताओ बाकी के क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग आप लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों करोगे ऐसा भाई? मत करो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको एक सॉलिड सॉलिड बात बता देता हूँ कि यहां तक भी पहुंच गए ना तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। चलो अगला बता दे रहा हूं मैं आपको, लास्ट इंग्लिश के बारे में, और उसके बाद में बताता हूँ ओवरऑल आपका क्या रहना चाहिए। देखो इंग्लिश में भी बच्चों का कहना है कि 22 से 24 क्वेश्चन के बीच में जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी इन द सेंस जिनका ग्रामर बढ़िया है। देखो भाई ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्रामर बच्चे पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं एंड टाइम पर। अगर आपके पास रिवीजन के लिए सफिशियंट आपके पास अमाउंट है, 2-4 दिन आपके पास अभी बच रहे हैं आपके पेपर से पहले, तो आप एक बार ग्रामर को रिवाइज करके जाना। ग्रामर से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बढ़िया करके आओगे आप। पैसेज जो लोग टेंशन लेते हैं, जैसे CGL में पैसेज बहुत ज्यादा हार्ड थे,
ठीक है, क्लोज टेस्ट की जगह पे पैसेज पूछे गए थे, बहुत हार्ड पैसेजेस आए थे, लोग बड़े परेशान हुए। यहाँ पे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि बहुत हार्ड पैसेज आ रहा है, लेकिन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये नहीं कि हाँ लाओ एक बारी मैं पढ़ के फटाफट निपटा दूं, थोड़ा सा टाइम ले लेना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में ना बस जब आंसर की आती है, वो जो टाइम होता है जब आप सोचते हो कि यार मैंने थोड़ा सा टाइम और दिया होता, तो ये हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है, टाइम दे देना। बात कर लूं अगर मैं एंटोसिन साइनो सिनोनिम से चाहे एंटोनिम से, नरेशन है, पैसिव वॉइस और जंबल है। तो देखो जंबल में क्या है कि जंबल जिनका अच्छा होगा वो तो तुरंत ही कर लेंगे, क्योंकि अच्छा आ रहा है जंबल। मैं इसको गुड इसलिए बोल रहा हूँ, लल्लू नहीं बोल रहा, गुड बोल रहा हूँ, अच्छा आ रहा है। अच्छा इन द सेंस का मतलब टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको सीक्वेंसिंग आती होगी, आप जंबल कर ले जाओगे, ठीक है, जंबल आपका सही हो जाएगा। नरेशन बहुत आसान होता है, अगर आपके पास टाइम है फिर बोलूंगा, रूल्स फटाफट से पढ़ लेना। अदरवाइज नरेशन में ना एलिमिनेशन आता है, एलिमिनेशन अगर आपको आता है, जैसे मान लो कि वहां पे इज लिखा है, इज का मान लो वॉज हो रहा है, तो आपको तीन ऑप्शन में अगर वॉज नहीं दिख रहा है, एक ऑप्शन में आपको विल दिख गया, एक ऑप्शन में आपको हैड दिख गया मान लो, एक ऑप्शन में आपको इज बीइंग दिख गया या आर बीइंग दिख गया, ऐसा कुछ जो उससे मैच ही नहीं हो रहा है। मान लो जैसे कि नरेशन में कुछ भी आया तो इसका वॉज होता है, मान लो अपने रूल्स पढ़े होंगे तो इसका वॉज हो रहा है, तो अब इन तीनों ऑप्शंस को आप फटाफट से एलिमिनेट कर दोगे ना, नरेशन आपका सही हो जाएगा। वॉइस का भी यही सीन है, पैसिव वॉइस का भी यही सीन है। क्या सीन है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। एलिमिनेशन जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा मैं बता दूं भाई मेरे, आपको एलिमिनेशन ना सीखना चाहिए। सेंड्स मी 1,000 रुपीज डेली। मान लो हमारे पास एक सेंटेंस आया कि ही सेंड्स मी 1,000 रुपीज डेली, तो अब इसका पैसिव वॉइस चार ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। चार ऑप्शंस में क्या दिया होगा, मान लो एक जगह लिखा होगा कि आई एम सेंट 1,000 रुपीज डेली, मान लो एक ये आ गया। दूसरा आ गया कि आई एम बींग सेंट 1,000 रुपीज डेली। या फिर उसके बाद आ जाएगा आई वॉज, या फिर यहाँ पे आ जाएगा आई, या फिर आ जाएगा कि आई एम और बींग लगा करके सेंड लिख देगा। मतलब कहीं पे फॉर्म्स की दिक्कत करेगा, कहीं पे वर्ब की दिक्कत करेगा, कहीं पे मतलब इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूस में बना देगा। तीन ऑप्शंस अगर आपको एलिमिनेट करने आ गए, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भैया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, खत्म बात, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहां से आप क्या कर लोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन को आप एलिमिनेशन से आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको एलिमिनेशन नहीं आता है भाई, तो आप थोड़े से रूल्स पढ़ के जाना, ठीक है, और वहां से हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है, ध्यान से सुनो, क्या इंपॉर्टेंट बात है वो ये है भाई कि आपकी जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए, टोटल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब मान लो आपने पेपर शुरू किया, सबसे पहला सेक्शन, कुछ लोग पहले रीजनिंग से शुरू करेंगे, कुछ लोग पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे, कुछ पहले मैथ से, कुछ पहले जीएस जीके से। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं शुरू करने के लिए। अगर कोई रीजनिंग से शुरू कर रहा है, उस भाई के लिए थोड़ी सी हिदायत इतनी सी है कि भाई मेरे एक काम छोटा सा करना कि अगर रीजनिंग से शुरू कर रहे हो आप, तो सारे इजी इजी वाले फटाफट करते जाना, थोड़ा सा ट्रिकी लगे प्लीज छोड़ देना। इंग्लिश वालों को बोलूंगा कि इंग्लिश अगर आप कर रहे हो तो आपको मान लो जंबल थोड़ा सा आपको लगा कि यार थोड़ा सा ट्रिक है, छोड़ देना, ठीक है। पैसेज आपको लगेगा पढ़ने में टाइम लगेगा, छोड़ देना। तो आप जो जो इजी, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, फटाफट से निपटा देना। एंटोसाइनो में अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है यार पता नहीं इसका सिनोनिम ये दो ऑप्शन में से कौन सा होगा, छोड़ दो, बाद में कर लेना, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। मैथ्स वालों को तो मैं ये कहूंगा कि दिल पे मत ले लेना कि मेरी तो मैथ्स अच्छी है, मैं मैथ्स से शुरू कर रहा हूँ, पूरे 25 निपटा के जाऊंगा। आप करते जाओ, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन निपटाते जाओ, जो आपको थोड़े से ट्रिकी लगे उन्हें छोड़ते जाना। जीएसजी के वालों को बोलूंगा अगर सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते, रुक जाना यहीं पे, स्विच कर जाओ, ठीक है। तो अब अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो एक गुड अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में आपको अगर थोड़ा सा समझा दूं कि कितना बेटर रहेगा अगर आप करके आ रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस, तो आप कितना बढ़िया सेफ फील करोगे। हालांकि दिमाग में कोई कैलकुलेशन करके पहले से मत जाना कि मुझे इतना ही करना है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप रीजनिंग करोगे, तो रीजनिंग का जैसे मान लो कि 23 क्वेश्चन, एक ओवरऑल एक ठीक ठीक अटेम्प्टिंग रहती है, 22 से 23 क्वेश्चन। मैथ्स की अगर मैं आपके लिए बात करूंगा, तो मैथ्स में आपको 22 क्वेश्चन मिनिमम लेकर के चलना है। इंग्लिश की अगर मैं आपको बात करूं, 22 से 23 क्वेश्चन आपको मिनिमम लेकर के चलना है। जीएस जीके की मैं अगर आपको बात करूं, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन, या आप ऐसा मान लो आप 12 क्वेश्चन का एक सेट मान लो करके आ जाते हो, तो इतने क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो, तो आप जोड़ लो कितने हो गए, 3 2 5 5 5 10, एक कैरी आ गया, और 2 2 4 और 2 6 1 7 1 8।
80 क्वेश्चन बहुत आराम से आप निपटा के आ जाओगे अगर आपने ठीक ठीक तैयारी करी हुई है। और इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा बिना नेगेटिव मार्किंग के, इतना बढ़िया आप करके आओगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अपनाई तो। ठीक है भाई, तो ये सारा कुछ आपको करना है। और लास्ट मोमेंट पे एक बात और बता दे रहा हूँ प्लीज, मान लो कि आप कहीं लाइब्रेरी में हो, कहीं पे भी हो, कहीं पर भी अगर आप हो, तो आपको क्या नहीं करना है इस टाइम। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, एग्जाम में जाके प्रॉब्लम हो जाती है उनको। वो क्या करते हैं, मान लो आज किसी का पेपर है, आज डेट क्या है भाई, 16 नवंबर है भाई। आज डेट क्या है, 16 नवंबर। मान लो आज 16 नवंबर है, ठीक है। अब मान लो 17 नवंबर को किसी का पेपर था, वो बंदा आया आपका 18 को, आप क्या कर रहे हो, पूरा उससे समझ रहे हो क्या करना है क्या करना है। जब आपके पास एक ही दिन का गैप है, कोई समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कूल रहिए आप, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ पीवाईक्यू इस टाइम बैठ करके दो, कुछ नया मत पढ़ना। पीवाईक्यू दो, एक दिन में एक टेस्ट दे लो, आराम से बैठ के एनालिसिस करो बढ़िया से। बस ये देखो कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं, उस चीज को पर्टिकुलरली रिवाइज करते जाओ। एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं फालतू की। ठीक है, अगर 4-5 दिन आपके पेपर का गैप रह गया, रूल्स रिवाइज कर लो थोड़े मोड़े। अच्छा, एक आध बच्चों से और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई कि 18 को पेपर है ना, मान लो आपका शाम को, तो आप 18 के पूरे दिन भर रिवीजन रिवीजन करते रहते हो। मैं बता रहा हूँ इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा आपके ऊपर, आप दिक्कत कर दोगे। मत करो ये सब, ठीक है। और एग्जाम में जाके घबराना नहीं भाई मेरे, ठीक है। आपने पढ़ लिया, आप अच्छा करके आओगे, कोई चांस ही नहीं आप खराब करके आओ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा, आपने तैयारी की, बढ़िया करोगे। कुछ मत सोचो पहला क्वेश्चन टफ आ गया सर, पहला क्वेश्चन टफ आ गया, अभी क्या करना क्या करना। पहला क्वेश्चन टफ है ना, फिर सबके लिए होगा, फिर तुम क्यों सोच रहे हो। छोड़ो ना उसे, उसे बाद में पटाखे मारना, क्या दिक्कत है, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच। मिलूंगा मैं आपसे, सारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद बात करता हूँ बढ़िया से। थैंक यू सो मच।